तो इस तरह से तो सोने की ईंट लग जानी चाहिए थी। पेट्रोल 2 रुपये लीटर मिलना चाहिए था, डीजल बहुत सस्ता। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में साबुन से लेके, कपड़े से लेके, तेल से लेके सब कुछ मिलता था। आज वो सब चीजें गायब। भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार ने हर स्वतंत्र संस्थाओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। उसमें निर्वाचन आयोग भी 19,79,000 मतदाताओं के नाम कट गए उत्तराखंड में। इसी विधानसभा में घनसाली में जब मैं प्री SIR के डाटा देखता हूं तो 4,025 लोगों के नाम कट गए। कांग्रेस को जो हरवाने का काम है वो कांग्रेस के लोग करते हैं। और यूकेडी लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। यूकेडी के पास कोई दिशा नहीं है, कोई लाइन नहीं है। मैं सुनता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि मुख्यमंत्री जी टिहरी से चुनाव लड़ेंगे, तो मुख्यमंत्री क्या जब किशोर जी ने ये निर्णय लिया तो उस टाइम आपको विश्वास में नहीं लिया या आपको अप्रोच हुई थी और आपने जो है मना? दिल्ली में CC की बैठक चल रही थी तो खुद इनसे पूछा गया कि आप बताओ कौन सी विधानसभा से लड़ेंगे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा सहसपुर लड़ो। जिलाधिकारी थे संजय कुमार, उनसे बहस हो गई जब वो टिहरी बांध विस्थापित के संदर्भ में अनाप शनाप बयानी करने लगे। जैसे हमने उसका विरोध किया, हमको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्टिंग के बाद हमको एक निर्जन जंगल में छोड़ दिया। रात हम किसी तरह अगली सुबह को घर लौट। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर भट्ट। 12 मास पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। पॉडकास्ट की सीरीज में आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता और टिहरी जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट जी। भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। आप जो है संगठन का बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। जिले में आपने जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी लंबे समय तक निभाई और प्रदेश में प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और पार्टी संगठन जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ आपको जो है उपयोग में लाता है, आपकी उपयोगिता का फ़ायदा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रदेश के स्तर से सवाल शुरू करूँगा कि कांग्रेस की क्या तैयारियाँ, कैसी तैयारियाँ आगामी चुनाव के लिए चल रही है? देखिए, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत आभारी हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी का, गणेश गोदियाल जी का, हरीश रावत जी का, प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, हमारी सारी सीनियर लीडरशिप का कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर वो हमेशा भरोसा करते हैं। और जैसे आप सबको पता है कि हमारे जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत ओजस्वी नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, 4 तारीख को अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 4 तारीख को ही शाम को आदरणीय राहुल जी पौड़ी में जो हमारे सम्मानित भूतपूर्व सैनिक हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं और वीर नारियां हैं, उन सब के साथ एक संवाद करने जा रहे हैं। और 5 तारीख को देहरादून में सांगठनिक रूप से वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो ये राहुल जी का 2-3 दिन का दौरा है। इस तैयारी में हमारी सारी सीनियर लीडरशिप लगी हुई है। हमारी इस प्रदेश की जो हमारी प्रभारी हैं आदरणीय शैलजा जी स्वयं इस कार्यक्रम को देख रही हैं। हमारे दोनों सहप्रभारी आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी और मनोज यादव जी भी लगातार इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं। हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, करण मेहरा जी सब कुमाऊं में देख रहे हैं। देहरादून में स्वयं माननीय अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, प्रीतम सिंह जी देख रहे हैं और पौड़ी में भी स्वयं गणेश गोदियाल जी। शैलजा जी ने अभी मीटिंग ली है, आज भी उसमें बैठक है, तो हमारी वो तैयारी जोरों पर है। और मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है कि 2027 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में महंगाई, भ्रष्टाचार और विशेषकर महिला हिंसा के जो मामले बढ़े हैं, आप देखिए इस उत्तराखंड में जो पूरे देश में 9 हिमालयी राज्य हैं उनमें उत्तराखंड सबसे आगे महिला हिंसा में है। सबसे ज़्यादा अपराध अगर महिला हिंसा के कहीं बढ़े हैं, बच्चों की हिंसा के बढ़े हैं, पर्यावरणीय अपराध बढ़े हैं, तो वो उत्तराखंड में बढ़े हैं। उत्तराखंड पहली पायदान पे खड़ा है। और मैं देखता हूँ जब एक फेरिस्त के रूप में, तो उस महिला हिंसा के अपराध में अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उसके पीछे मुझे दिखाई देते हैं। आप अंकिता भंडारी का केस ले लीजिए, पुलकित आर्य भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के सुपुत्र थे। ऐसे ही हरिद्वार में जो शांतर शाह का केस हुआ, जहाँ एक दलित बहन की यौन शोषण के बाद हत्या कर दी गई, वहाँ एक बीजेपी के नेता का, ओबीसी का नेता था, उसका नाम आया। ऐसे ही आप सल्ट का ले लीजिए, कुमाऊं का ले लीजिए, अल्मोड़ा का ले लीजिए, सब जगह भारतीय जनता, एक दूध संघ का इनका अध्यक्ष का नाम आया। बहुत सारे नाम ऐसे हैं और इसकी पुष्टि स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने इस आशय से कर दी है कि इनके जो उत्तराखंड के प्रभारी थे, मैं अजय कुमार उनका नाम है, उनको प्रमोशन करके राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया है। जबकि उनका नाम स्वयं अंकिता भंडारी के माता पिता ने लिया है, लिखित रूप में दिया है जिलाधिकारी को उनका नाम लिख के। उसके बाद गाहे बगाए उन पर ये आरोप लगते रहे हैं, कथित वीआईपी के रूप में लोग देखते रहे हैं।
और जनता उन सबको जानती रही है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इनको प्रमोट करती है। स्वयं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी यहाँ आते हैं और उन्हें सेफ करके ले जाते हैं। तो क्या आप मैसेज दे रहे हैं जनता में? एक तरफ आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ आप महिला हिंसा में जिनके नाम है, अभी सीबीआई की जांच चल रही है, मुझे तो हैरानी है इस बात की, उसके बाद आप एक सेफ जोन बनाकर ले जाते हैं। तो क्या मैसेज जनता में आप दे रहे हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तराखंड इस बात को बहुत बारीकी से देख रही है। और जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस समय राहुल जी स्वयं अंकिता भंडारी की तख्ती लेकर आगे आगे चले, प्रियंका जी चली हैं, हमारे सारे नेताओं ने सड़क से सदन तक इस बात को उठाया, और तब जाके सीबीआई की जांच हुई। उस जांच का अभी अता पता नहीं है, रिकमेंडेशन हुई लेकिन जांच कहाँ है कुछ पता नहीं है। तो जनता देख रही। सर सारी चीज़ें आपने गिनाई, और विगत कुछ वर्षों में ये मुद्दे कांग्रेस हो या अन्य संगठन हो लगातार उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दूसरी बार सत्ता में और तीसरी बार आने का दावा कर रही है, वो सांगठनिक स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। और इस बीच जब से ये मुद्दे प्रारंभ हुए हैं और जो आज तक की आप बात कर रहे हैं, इस बीच हमने ये चीज़ देखी है कि ये तो कांग्रेस इन मुद्दों को जनता के बीच तक प्रॉपर पहुंचा नहीं पाई है, क्योंकि इस बीच हमने देखे विधानसभा के 3 उपचुनाव हुए, नगर निकाय के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, और इवन की जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इन मुद्दों के उठने के बाद जो है, विशेषतः जो महिला अपराधों की आपने बात करी है, पर फिर भी जनता का भरोसा, और इसी से भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उनका बोलना है कि हम जनता हमारे साथ में है। उनके परिणाम आप देखिए कि मैं बताऊं तो 11 नगर निगम, यदि निकाय की बात की जाए, 11 नगर निगम भाजपा जीतती है। नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भी अधिकांश उनकी संख्या ज़्यादा रहती है। जिला पंचायत अध्यक्षों में आप एक देहरादून जिले को छोड़ दें तो बाकी जनपदों में जो है उनके जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। तो क्या कांग्रेस इन चीज़ों को जनता से कनेक्ट नहीं, या जनता उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आपका जो सवाल है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रदेश में 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 12 साल में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसी प्रदेश में 47 विधायक और 52 से अधिक दायित्वधारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। अधिकांश पंच प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सारे ब्लॉक प्रमुख, सब कुछ अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इस तरह से तो सोने की ईंट लग जानी चाहिए थी। पेट्रोल 2 रुपये लीटर मिलना चाहिए था, डीजल बहुत सस्ता होना चाहिए था, राशन बहुत सस्ती होनी चाहिए थी। अरे कांग्रेस का ही रिज्म था। आप देखिए, जब सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में साबुन से लेके, कपड़े से लेके, तेल से लेके सब कुछ मिलता था, आज वो सब चीज़ें गायब है। केवल चावल मिल रहा है, वो भी लिमिटेड मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि परिस्थिति क्यों आ रही है। हमने कल नरेंद्र नगर में देखा ना, जहां नगर पालिका का चुनाव हुआ, हाँ, किस तरह से हमारे प्रत्याशी का नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया। आपने देखा ना कल। सर मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। उसमें भी दो तर्क दिए जा रहे हैं। वो आपका तर्क जो साधारण तर्क है कि ये जो है गलत तरीके से हुआ है, पर इसका दूसरा तर्क कई लोगों का ये कहना है जो राजनीति की समझ रखते हैं कि क्या कांग्रेस इतनी चुस्त दुरुस्त नहीं हो पाई है कि हाथों से जो है उनके वो सीट जो है उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया? क्या इतनी तैयारी कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई थी? देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि उनका प्रत्याशी कहाँ था। अगर कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना, वो एक बाल कल्याण समिति के सदस्य थे, नामांकन से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया प्रॉपर तरीके से, वो रेजिग्नेशन से कॉपी आरओ को दी है, उसमें लगाया गया है, सारी बातें बताई, उसके बाद हमारा नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जो ये सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर, उनका प्रत्याशी कहाँ था, हम उनसे पूछ रहे हैं। वो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े? तो जो लोग भी इस कुशासन वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की मदद बैकडोर से करना चाहते हैं, वो कांग्रेस को आरोपित कर रहे हैं। ये सीधी सी बात। एक सवाल जो आपके राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत ज़्यादा विगत जो कुछ चुनाव हुए कुछ राज्यों के, उन चुनावों में चाहे बिहार का ले लीजिए आप, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का ले लीजिए, SIR के संबंध में कि जो है भाजपा जो है चुनाव आयोग की मदद से जो है हमारे लोगों के नाम कटवा रही है, और अब उसकी प्रक्रिया जो है उत्तराखंड में प्रारंभ हो गई। तो आपकी पार्टी की इस पर क्या तैयारियां चल रही है? और हम देख रहे हैं, आपका विगत कुछ दिन से देख रहे थे कि आप लगातार जो है अपने जिले में इस दायित्व को निभा रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। तो इसके संबंध में पार्टी की क्या तैयारियां हैं SIR के लिए? देखिए, इस देश में SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण का काम, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। जब कांग्रेस की सरकार रही 1952 से लेकर 2004 तक, ये काम कांग्रेस ने बखूबी किया है।
लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में या कांग्रेस के रिज्म में जब चुनाव आयोग थे, उन पर कोई उंगली नहीं उठी। क्या कारण है कि इसी दौर में निर्वाचन आयोग पर उंगली उठ रही है? वो कारण यह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार ने हर स्वतंत्र संस्थाओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, उसमें निर्वाचन आयोग भी है। आप देखिए, एसआईआर का पहला चरण बिहार में प्रारंभ हुआ। बिहार में ही आपको जानकर हैरानी होगी, 47 लाख लोगों मतदाताओं के नाम काट दिए गए। केवल पहला चरण था, फर्स्ट फेज का, एक ही राज्य में। सेकंड फेज में 16 राज्यों में हुआ, उसमें भी 10% का अंतर आया मतदाता सूचियों में। और अभी थर्ड फेज का है, जिसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 16 हमारे राज्य हैं, इसमें उत्तराखंड भी है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़ दीजिए, उन पे उन्होंने कहा कि वहाँ मौसम की मार है। ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आर्टिकल 224 से 26 तक और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का जो हमारा, उसके सेक्शन 22 से लेकर 22(3) में ये व्यवस्था दी गई है। इसलिए कांग्रेस उसको करती रही है। हमने कभी एसआईआर का विरोध नहीं किया है, हमने उसकी पारदर्शिता की बात की है। अभी उत्तराखंड में एसआईआर 29 मई से प्रारंभ हुआ है। उससे पहले विगत साल में ये प्री एसआईआर निर्वाचन आयोग करा चुका है। जब प्री एसआईआर के डाटा हमारे पास आए तो हम हैरान हैं, 19,79,000 मतदाताओं के नाम कट गए हैं उत्तराखंड में। आज मैं घनसाली में हूँ, घनसाली विधानसभा में हूँ। मुझे पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तराखंड ने इस विधानसभा का, इस जिले का मास्टर ट्रेनर बनाया। तो हम हर विधानसभा में अपने BLA-2 को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज हमारी ट्रेनिंग घनसाली विधानसभा में थी। इसी विधानसभा में, घनसाली में, जब मैं प्री एसआईआर के डाटा देखता हूं तो 4,025 लोगों के नाम कट गए हैं। अब वो कहते हैं कि हमने मैपिंग की है। आपका मैपिंग का तरीका, आप 2003 की मतदाता सूची को उठा रहे हैं, उससे जो 2025 की मतदाता सूची है जो फ्रीज्ड हो गई है, फ्रीज्ड मतदाता सूची से आप मैप कर रहे हैं मतदाता को, और फिर कह रहे हैं कि हमने 4,025 मतदाता काट दिए। अब हमारे जो BLA-2 हैं, क्योंकि 29 तारीख से और 15 सितंबर तक का ये शेड्यूल है, 15 सितंबर को फाइनल ड्राफ्ट रोल आ जाएगा, 14 सितंबर को जो ड्राफ्ट रोल आएगा, जो अस्थायी मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। हमने कहा है अपने BLA-2 से, आप उस पर नज़र रखिए, उस ड्राफ्ट रोल को आप पढ़िए और फिर देखिए उसमें किसके नाम कटें, किसके चढ़े। तो हम वो प्रशिक्षण बिंदुवार बहुत तरीके से अपने BLA-2 को दे रहे हैं कि BLA-2 किस समय बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है हर पोलिंग पार्टी के लिए। और हम क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, हमने टिहरी जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में अपने BLA-1 की नियुक्ति सफलतापूर्वक कर दी है। हमने हर विधानसभा में अपने BLA-2 की नियुक्ति हम कर चुके हैं और उनके ट्रेनिंग शेड्यूल हमारे चल रहे हैं। 3 तारीख को हमारा नरेंद्र नगर विधानसभा का है, प्रतापनगर हम कर चुके हैं, टिहरी हम कर चुके हैं, देवप्रयाग कर चुके हैं, और हमारी 1 या 2 विधानसभाएं बचेंगी। वो हमारा 5-6 तक ये सब निपट जाएगा ट्रेनिंग का शेड्यूल। जो अमूमन जो है, जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी होती है कि कांग्रेस को, मैं प्रदेश के लेवल पे बात कर रहा हूँ, कि कांग्रेस को जो हरवाने का काम है वो कांग्रेस के लोग करते हैं। और काफ़ी हद तक हमने इसका इम्पैक्ट ये देखा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब प्रदेश में ये लग रहा था और लगभग सभी लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है, कांग्रेस आ रही है। तो अभी क्योंकि अभी 5-6 महीने के 6-7 महीने के करीबन समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव के लिए, तो कांग्रेस क्या प्रदेश स्तर पर, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, एकजुट होके, क्योंकि कांग्रेस में एक और बात बोली जाती है कि हर कोई नेता जो है, बड़ा नेता, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ता है। वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि वो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते हैं, और उसका फायदा सीधा सीधा जो है आपके विपक्षी दल को मिल जाता है। तो क्या इस समय 27 में कांग्रेस इन सारे कील कांटों को दुरुस्त करने की स्थिति में है? देखिए, कांग्रेस यूनाइटेड है। हमारी जो लीडरशिप है, आप उसको देख रहे हैं, एक मुश्त के साथ जिन 4-5 नेताओं को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी हैं, जिनको चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, जिन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया है। हमारी करण मेहरा, वो अभी केंद्रीय कमेटी में हैं। यशपाल आर्य जी हमारे CLP हैं। हमारे आदरणीय हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके मार्गदर्शन में सब हो रहा है। हमारी पूरी टीम एकजुटता के साथ लगी हुई है। अभी राहुल जी के सफलतम दौरे की तैयारी में सब लोग हैं। हमारी प्रभारी ने डेरा जमाया हुआ। अभी प्रभारी जी ने पूरे कुमाऊं मंडल का भ्रमण किया, गढ़वाल मंडल का एक जिले का भ्रमण किया। टिहरी में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक ली है। श्रीनगर से लेकर पूरा गढ़वाल कुमाऊं में उन्होंने एक जिले की बैठकें ली हैं। हमारे दोनों सह प्रभारी डेरा डाले में। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई विखंडन की कोई स्थिति है।
बल्कि बहुत यूनाइटेड तरीके से सब लोग बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं तो आश्वस्त हूँ 2027 में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जीत रही है। प्रदेश में इस चुनाव के दौरान ये जो चुनाव की तैयारियां हो रही है, पिछले 1-1.5 साल के अंदर अंदर एक 1.5 साल नहीं, मैं 2-3 साल कहूँगा कि 2-3 साल से एक थर्ड फ्रंट का उभार हो रहा है। और विशेषकर मैं नाम लूँगा उत्तराखंड क्रांति दल का। काफ़ी नए यूथ जुड़े हैं। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो, क्योंकि यदि कोई यूथ लीडरशिप करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वोटों का कनेक्शन भी होता है। इसका उदाहरण हमें 2024 में टिहरी लोकसभा में दिखने को भी मिला कि 14 विधानसभाओं में कई विधानसभाएं ऐसी थी कि जहां पर जो है लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही। लोकसभा चुनाव के दौरान टिहरी लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, और बहुत अच्छे खासे वोट उन्होंने लाए। तो इसको आप कितना चुनौती मानते हैं? क्योंकि दूसरा, कई लोगों का ये कहना है कि यदि इन वोटों में बिखराव होता है, थर्ड फ्रंट कोई मजबूत होता है, तो उसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिलना तय है। देखिए, जब आप ये बात कहते हैं कि थर्ड फ्रंट से भाजपा को फायदा होता है, तो मेरा तो सीधा ये रहता है कि भाजपा इनको बैकडोर से मदद करती है। वरना आप देखिए 2002 से लेके अब तक का मैंने यूकेडी का पूरा तंत्र देखा है। 2002 से अब तक 2002 का चुनाव, 7 का चुनाव, 12 का चुनाव और ये पिछला चुनाव, मुझे कोई सीट ऐसी नज़र नहीं आई जहां भाजपा ये कहने में मजबूत हो कि हम अमुक सीट को जीत रहे हैं। जब दिवाकर भट्ट जीते, जब प्रीतम पंवार जीते, जब द्वारहाट से हमारे भाई विपिन वो जीते, तब पुष्पेश जी जीते, तब भी आपने देखा कि किस तरह से जो जीते हुए लोग थे वो उन्होंने या तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया या कांग्रेस को सपोर्ट किया। बिल्कुल। तो प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है कि अगर यूकेडी के साथ हम गए और वोटों का विखंडन हुआ तो सत्ता में कौन लोग आएंगे, सत्ता में कौन लोग आएंगे उनको पता है। इसलिए इस समय जो सत्ताधारी दल है, राज्य से लेके केंद्र तक, उसकी महंगाई, भारी रूप से भ्रष्टाचार, अवैध खनन, अवैध शराब, गली गली में शराब की दुकानें खुल गई हैं, दुकानें नहीं शोरूम खुल गए हैं शराब के। आप कहते हैं हम धर्म कर्म वाली पार्टी है, आप देखिए आपने शोरूम खोल दिए शराब के। महिला हिंसा के मामले हों, अन्य मामले हों, सड़कों के बुरे हाल हैं, तो सब लोग समझते हैं कि इस समय इस सरकार की विदाई करनी है। और विदाई करने में जो लोग समझते हैं कि सरकार की ये विदाई तभी होगी जब कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी दल है वो आगे आएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। से आपके दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं और हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की जरूरत इस समय देश को है, प्रदेश को है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने रोजगार सृजन से लेकर जितने विकास के, आप टिहरी जिले में नजर दौड़ा दीजिए, जितने विकास के प्रतिष्ठान हैं उन सब के पीछे अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस नजर आएगी। चाहे वो हरीश रावत जी का रिज्म हो, चाहे नारायण दत्त तिवारी जी का रिज्म हो, सड़कों से लेकर और बड़े प्रतिष्ठानों तक इन नेताओं ने खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का राज जब से आया कोई प्रतिष्ठान खड़ा नहीं हुआ है, किसी को रोजगार नहीं मिला है, और सारी केवल हिंदू मुस्लिम पर आकर सारी बहस रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी फंसती है वहां हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाना शुरू कर देती है। इसके अलावा कोई इनके पास चारा नहीं है। और यूकेडी लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। यूकेडी के पास कोई दिशा नहीं है, कोई लाइन नहीं है। इसलिए स्पष्ट रूप से उत्तराखंड की जो जनता है वो दोनों राष्ट्रीय दलों के साथ रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास या फिर कांग्रेस के पास। और भाजपा को 8 साल इस प्रदेश में हो गए हैं और 8 साल में लोगों ने इनका कुशासन देख लिया, इसलिए जनता कांग्रेस के साथ जाएगी, ऐसा मेरा पूरी तरीके से मानना है। क्योंकि यूकेडी, सर मैं इसलिए छेड़ा ये जिक्र ना कि यूकेडी का प्रदेश स्तर पे जो प्रदेश व्यापी जो उनका मूवमेंट चल रहा है उसमें वो साफ जनता के सामने ये कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं, दोनों राष्ट्रीय दलों को नकार के हमें मौका दीजिए और हम नई ताकत बन के। और ये चीज़ आपने भी एक्सेप्ट करी है कि कहीं ना कहीं यदि लोगों विपक्ष के वोटों में यदि इस तरीके से बिखराव होता है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को। देखिए भट्ट जी, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है वो चुनाव लड़े, अपनी बात कहे, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप आए, आप चुनाव लड़ें, कोई किसी को रोक थोड़े रहा है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो समझदारी से काम करेगी। मुझे पता है कि जनता किनको सत्ता में बिठाएगी। जनता जो एक अनुभवी दल है, जिसने सरकार को चलाया है, जिसने शासन व्यवस्था को देखा है, आज़ादी से लेकर आज तक देखा है, लोगों को भरोसा है कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हमारे नौनिहालों को रोजगार मिलेगा, हमारी बिजली, पानी, स्वास्थ्य सिस्टम ये सब दुरुस्त होंगे, महंगाई खत्म होगी,
लोग टकटकी निगाहें से कांग्रेस को देख रहे हैं। और इस समय हमारे पास प्रदेश में एक से ओजस्वी नेता हैं। गणेश गोदियाल जी के रूप में हमारे अध्यक्ष आप देख रहे हैं। हमारे पास एक अनुभवी नेता के रूप में आदरणीय हरीश रावत जी, जिनका अनुभव हमको प्राप्त है। हमारे पास एक ओजस्वी नेता के रूप में हरक सिंह रावत हैं। हमारे पास एक बहुत बुद्धिजीवी नेता जो हमारे CLP के लीडर हैं, यशपाल आर्य जी हैं। हमारे पास एक सौम्य स्वभाव के धनी, बहुत दूरदृष्टि के नेता प्रीतम सिंह जी हैं। हमारे पास एक नौजवान पूर्व अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं। हमारे पास फेरिस्त है लीडरशिप की। मैं कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी के MLA जो है हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष का सामना नहीं कर सकता है। मैं कह रहा हूं इस बात को। तो इसलिए हमारे पास लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी लीडरशिप है। हम इस चुनाव जीतेंगे, बहुत प्रबंधन के साथ जीतेंगे। और इस समय पूरी टीम गणेश गोदियाल जी की अध्यक्षता में बहुत सराहनीय काम कर रही है। सर, अब प्रदेश से हटकर थोड़ा सा आपके जिले में और जी। आप विशेषकर आपकी विधानसभा पे आते हैं। जी आपके पुराने साथी जी। जिनके साथ आपने काफी संघर्ष किया और लंबा साथ रहा हाँ आप जी, हाँ जी। उनका कार्यकाल कैसा चल रहा है? 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा? मेरे तो बहुत सारे साथी रहे। नहीं, आपकी विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, जो सिटिंग विधायक हैं आपके साथी। अच्छा अच्छा अच्छा। टिहरी विधानसभा। अच्छा, माननीय विधायक जी, हाँ जी। देखिए मैं आदरणीय किशोर उपाध्याय जी की आप बात कर रहे हैं, मैं नाम ही ले लेता हूँ। हाँ, मेरे को उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, वो बहुत सौम्य नेता हैं और उनका समाज में एक प्रतिष्ठा है, एक निर्विवाद नेता हैं। उन पर जो आरोप है वो ये है कि वो काम नहीं करते हैं किसी का। जब तक मैं उनके साथ था तो हमने खुद देखा है, कांग्रेस की सरकार होती थी, वो कांग्रेस के विधायक होते थे। हमने नारायण दत्त तिवारी और हरीश रावत जी के रिज्म में अपनी विधानसभा के मैक्सिमम ग्रामों में सड़कें बनाई है। मैं खास पट्टी अगर आप गए होंगे तो जाखणीधार से नीचे की जो पूरी वैली है उसमें कोई सड़क नहीं होती थी। वो सारी सड़कें हमने नारायण दत्त तिवारी और हरीश रावत जी से बनवाई हैं, सारी सड़कें। वहाँ आप कनेलधार से लेके बड़कोट, टिपरी, जाखणीधार, रादूधार, नीचे कपरेणी सैण, सब जगह हम इंटर कॉलेजेस बना चुके हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें बेसिक स्कूल नहीं है, जिसमें जूनियर नहीं है। पेयजल के मामले में हमने कोशार ताल पंपिंग योजना से हर क्षेत्र में वहाँ पानी पहुँचाया। ये कांग्रेस की सरकारों ने करके दिखाया। हमने वहाँ पॉलिटेक्निक स्थापित किया। हमने लगभग उस क्षेत्र में जो काम हो सकते थे, हमने टिहरी में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, हमने होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना की, हमने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की, हमने रानी चौरी में वानिकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना की, श्रीदेव सुमन जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, हमने उसकी स्थापना की। उस विधानसभा में हमने विकास के अनेकों जो प्रतिष्ठान खड़े किए, वो मील का पत्थर साबित हुए। लेकिन मैं, चूँकि हमारे बड़े भाई रहे हैं, जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, एक पत्थर बता दीजिए उन्होंने कोई लगाया हो, एक सड़क बता दीजिए। उल्टा मेरे गांव की जो सड़क है, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, 1 किलोमीटर की सड़क भी नहीं है, उसकी पेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, सड़कों के गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं, ये हाल है। और कार्यकाल पूरा होना है, और तो छोड़ो, अपनी विधायक निधि नहीं बांट पा रहे हैं। उन पे आरोप है कि विधायक निधि खर्च नहीं, सबसे फिसड्डी विधायक के रूप में है। तो ये तो आलम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जो वहां जाता है उसको वो दोयम दर्जे में रखते हैं। यहां तो वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, यहाँ वो मिनिस्टर थे, वहां पीछे बिठा के रखा हुआ है दोयम दर्जे के। उनके कहने से वहां कुछ नहीं होने वाला है। और मुझे तो शक है, पता नहीं टिकट भी देंगे नहीं। मैं उसी पे आ रहा था मैं। 27 में कोई संभावनाएं बन रही आपकी तरफ से विधायक जी के लिए, यदि वो यहाँ आते हैं? क्योंकि आज की जो परिस्थिति है सर, इस पे बहुत सारे लोगों का सवाल है, और ये हमारे दर्शकों का भी काफी लोगों का सवाल होगा कि टिहरी की परिस्थिति जो आज के समय में है, जो तीनों बड़े नेता हैं वो तीनों जो है भाजपा के साथ हैं, अब टिकट एक को मिलना है। तो क्या, क्योंकि आप ये प्रयोग जो है 2022 के चुनाव में कर चुके हैं, देखिए, और उसके सूत्रधार भी लोग बोलते हैं कि शांति प्रसाद भट्ट जी थे। देखिए, मैं तो बहुत आभारी हूँ आदरणीय हरीश रावत जी का और अपनी कांग्रेस हाईकमान का, कि पिछली बार पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया था और मेरे को टिकट भी दे दिया था, लगभग फाइनल हो गया था। लेकिन मुझे ऐन वक्त पर पार्टी का आदेश हुआ, मेरी तैयारी थी नहीं, तो मैंने विनम्रतापूर्वक क्षमा मांग ली थी। और वो मेरी एक राजनीतिक गलती थी, भूल थी, मैं उसको आज स्वीकार करता हूँ। और उस पर पार्टी की तरफ से मुझे बहुत डांट भी पड़ी, और मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में
पहली बार पार्टी का कोई निर्देश नहीं माना। वो चुनाव मुझे लड़ना चाहिए था, मेरी पारिवारिक कुछ परिस्थितियाँ सही नहीं थी, इसलिए मैं नहीं लड़ पाया। लेकिन आप देखिए, जिन नेताओं का आपने नाम गिनाया, तीनों टिहरी के नेता, तीनों पर दल बदल का बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है, दल बदल का दाग लगा हुआ है। और आप जानते हैं राजनीति में दल बदल का दाग बहुत खराब दाग होता है, जनता उसको बहुत बारीकी से देखती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन तीनों लोगों पर टिहरी की जनता भरोसा करेगी, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी। मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी। और कांग्रेस में आने जाने का जो सिस्टम है वो मैं तय नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, ये मेरी पार्टी आला कमान तय करती है। हमारे यहाँ प्रॉपर एक सीसी होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, हमारी सीनियर लीडरशिप होती है, वो सब बैठ के तय करते हैं। और मुझे एज ए कार्यकर्ता के रूप में जो निर्देश होगा मैं उसका पालन करूंगा, पार्टी के हर निर्देश का पालन करूंगा। नहीं सर, आपका जो कहना है वो सैद्धांतिक रूप से तो सही है कि दल बदल उस पर जनता, पर राजनीति में विनेबिलिटी बहुत बड़ी मायने रखती है। और 2012 के बाद से हम देख रहे हैं, 7 का चुनाव हुआ था, 2002 और 7 में आपके विधायक रहे कांग्रेस पार्टी के, और 2012 से जो है कांग्रेस तीसरे नंबर पर अभी तक टिहरी विधानसभा में है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चेहरे ही निर्णायक हैं, फर्स्ट और सेकंड रनर अप रहे हैं, किसी भी रूप में रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के सामने चुनौती ये नहीं है कि कांग्रेस किस चेहरे के साथ वहां पे चुनाव लड़ती है। देखिए दिवाकर जी, कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई पोलिंग स्टेशन नहीं है जहां उसका कार्यकर्ता नहीं है, जहां उसका मतदाता नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर पोलिंग स्टेशन पर है। हमारी फाइट सीधे भारतीय जनता पार्टी से, ये हम जानते हैं और बहुत बारीकी से इस बात को जानते हैं। और मेरा राजनीतिक जीवन 36 साल का हो गया है। मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, सब देखे हैं, लड़ाए हैं, सबको बहुत अच्छी तरीके से देना है। हर चुनाव नई परिवेश पर होता है। आप पिछले चुनाव का उदाहरण नहीं ले सकते हैं। पिछले चुनाव में क्या परिस्थिति थी और इस चुनाव में क्या परिस्थितियां होंगी, क्या इक्वेशन बनेंगे, हर चुनाव में वो नया होता है। मैंने कई बार देखा है कि पिछले चुनाव का उदाहरण लेके ऐसा कर दूं, लेकिन उस चुनाव में उदाहरण चलता ही नहीं है, क्योंकि नए इक्वेशन होते हैं, नई परिस्थितियां होती हैं, नई कंडीचर होते हैं, और कुछ नए मतदाता भी होते हैं। पार्टी की नई पॉलिसी होती है, सरकारों की नई नीतियां होती हैं, सारे कुछ नए लोग होते हैं, तो नई परिस्थितियों में चुनाव होते हैं। अब देखते हैं कि 27 का चुनाव किन परिस्थितियों में होता है, वो ना मैं अभी कह सकता हूँ ना आप कह सकते हैं। कुछ चर्चाएं, कुछ लोगों की चर्चाएं ये भी है कि कांग्रेस जो है किसी बड़े नेता को लाने के मूड में वहां पर। देखिए, चर्चा तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी अपने कद्दावर नेता को टिहरी ला रही है। अगर टिहरी की सीट इतनी बड़ी है तो मैं तो नहीं कह सकता मेरा कौन लीडर आएगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ये तय करती है, जो सीसी तय करेगी। और मुझे निर्देश होगा कि अमुक नेता को लड़ाया जा रहा, तो हम उसके साथ लगेंगे, उसको जिताएंगे, क्योंकि ये अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन मैं सुर्खियों में देख रहा हूँ, मैं सुनता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि मुख्यमंत्री जी टिहरी से चुनाव लड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी कोई बड़ा नेता लड़ेगा। तो उस दौरान देखेंगे, फिर जो सीसी का आदेश होगा, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कहेगी, उसके अनुसार करेंगे। सर एक सवाल और है, और ये मेरे मन में भी काफ़ी टाइम से था, और आज आपसे मौका मिला तो अपने दर्शकों की तरफ से भी मैं ये पूछ लूँ आपसे कि शांति प्रसाद भट्ट जी जो हैं किशोर जी के साथ बिल्कुल साई की तरह चलते थे, बहुत नज़दीकी लोगों में, बहुत विश्वसनीय लोगों में थे। क्या जब किशोर जी ने ये निर्णय लिया तो उस टाइम आपको विश्वास में नहीं लिया, या आपको अप्रोच हुई थी और आपने जो है मना कर दिया? देखिए दिवाकर भाई, मेरी एक्चुअली जब मैं छात्र जीवन में आया शुरू में, मैं पीजी कर रहा था, 90 का दौर था। तो तब टिहरी जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है, एसआरटी परिषद टिहरी में छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे। उस समय मैंने यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया। तब विक्रम सिंह नेगी जी वहाँ छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे और हम उनकी टीम में सम्मिलित हो गए। उन दिनों गंगोत्री से लेकर और दिल्ली तक एक गंगा जल की यात्रा कांग्रेस के साथ ही निकालते थे, उसमें ज्योति नेगी वगैरह ये सब होते थे। तो ये एक यात्रा को ले जाते थे, मैं उससे बड़ा प्रभावित था। तो वो गंगा जली हम दिल्ली में जाकर राजीव जी सोनिया जी को, वो सब राजीव जी सोनिया जी को वो देते थे, वो गंगा जली। उससे मैं प्रभावित हुआ। फिर मैंने नेहरू गांधी परिवार को पढ़ा, उनकी हिस्ट्री को पढ़ा, उनके जो हमारे जो आज़ादी के नेता थे उनकी कथाओं को पढ़ा।
तो मैंने देखा ऐसे नेता जो अपना जो घर से संपन्न थे लेकिन देश की आज़ादी के लिए कूद पड़े, लड़ गए, उनसे मैंने प्रेरणा ली। और तब से मैं 90 के दौर से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था। आज तक कांग्रेस पार्टी मेरे खून में रची बसी है। और क्योंकि किशोर भाई टिहरी में थे, मेरे गृह जिले के थे, मेरे नाते रिश्तेदारी में भी थे, तो उनके अंदर एक सौम्यता थी, तो वो टिहरी आए, हम लोग जुड़े उनके साथ। 2002 का चुनाव था, मैंने पूरी शिद्दत के साथ उनका हमेशा काम किया। और मेरे पे तो आज भी वो डायरी है, मुझे उनका डे टू डे नोट है कि किस डेट पे हमने किस गांव में गए, कौन कौन लोग उपस्थित थे, हमने वहाँ क्या काम किया। मुझे ये भी पता है कि हमने किस सड़क को, किस तारीख को, किस सन को चुना, किसका कब उद्घाटन किया। मुझे एक एक घटना पता है इन पूरे समय। लेकिन दुर्भाग्य से जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उससे 2 दिन पहले उनकी मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा जी बाजार में ये चर्चा है, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप बताओ आपको क्या लगता है मुझे। मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं लगता आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। तो उन्होंने मुझे उस दिन कहा कि देखो मैं गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, और गांधी नेहरू परिवार ने मुझे इस स्तर तक पहुँचाया है, उस परिवार ने मुझे इतनी बड़ी पहचान दी है। मैं विधायक नहीं बनूंगा तो कौन सा आफत आ जाएगी, अपना घर बैठूंगा, रोपड़ी लगाऊंगा घर में, मेरी पहचान तो रहेगी। कांग्रेस ने मुझे मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, गांधी नेहरू परिवार में 10 जनपद में मेरी पहचान है। तो मुझे लगा यार सही कह रहे हैं, लेकिन वो हुआ कुछ नहीं। उसके बाद जाके वो भाजपा को ज्वाइन कर दे। वो दिन था और आज का दिन है, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है। और मैं तटस्थ हूँ कांग्रेस में, कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ, मजबूती से कर रहा हूँ, हर परिस्थिति में काम किया है, चाहे कोई भी रहा है। मैंने कांग्रेस को कभी डिच नहीं किया है और ना कभी करूँगा। एक चीज़ आती है सर, काफ़ी लोग इस चीज़ का जिक्र भी करते हैं कि 2012 के समय 2017 के चुनाव में, 2017 के विधानसभा विधानसभा के चुनाव में लगभग किशोर जी को साइडलाइन करने की मंशा से कुछ लोगों ने जो है उनको टिहरी से सहसपुर भेजा था, ठीक है। और वहाँ पर जो है जो तत्कालीन कैबिनेट मंत्री थे और जिनको कांग्रेस को समर्थन था, उनके लिए मैदान छोड़ने की बात हुई थी कि उनके लिए मैदान छोड़ दिया जाए। तो उसके दो चीज़ें हो सकती थी। ये तो हो सकता है कि यदि वहाँ पर जो है कांग्रेस के कुछ लोग या आप लोग जो है कैंडिडेट खड़ा ना करके उनको सपोर्ट कर देते तो आज वो कांग्रेस का चेहरा होते वहाँ पर। देखिए ऐसा है दिवाकर जी, मैं कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कांग्रेस में जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, कम से कम उनको ये छूट होती कि वो अपनी विधानसभा को स्वयं चुने। अच्छा, मतलब उस समय किशोर हाँ, खुद अपनी विधानसभा खुद चुन वो चीज को नकारते हैं, वो बोलते हैं मुझे पार्टी नहीं, निकाल है साहब। नहीं खुद चुनते हैं। जब मुझे सीनियर लीडरशिप ने बताया, जब दिल्ली में सीसी की बैठक चल रही थी, तो खुद इनसे पूछा गया कि आप बताओ कौन सी विधानसभा से लड़ेंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को फोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा सहसपुर लड़ो, क्योंकि वो नकारते हैं इस बात आप हरीश रावत जी से पूछ लेगा वो। अब आप बताइए, आप स्वयं प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको तो दूसरे के टिकट को जारी करना है। टिकट पे प्रदेश अध्यक्ष के भी एक फॉर्म पे साइन होते हैं, तब टिकट जारी होता है। आप ऐसी कौन सी परिस्थिति कि आपको सहसपुर जाना पड़ा टिहरी छोड़ के, जबकि सारा कार्यकर्ता कह रहा था कि आपको टिहरी लड़ना है, आप उठ के सहसपुर चले गए। कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी, क्योंकि उस समय आप दावा भी करते थे कि यहाँ पर हमने काम किया है, काम किया है, वो सीट हम जीतते अगर वो टिहरी से लड़ते। लेकिन वो जबरन सहसपुर चले गए, किसके कहने से गए, लेकिन वो निर्णय उनका स्वयं का था, किसी का कोई दबाव नहीं था। क्योंकि कांग्रेस में कम से कम प्रदेश अध्यक्ष को ये छूट होती है कि अपनी सीट को खुद चयन करे, मतलब उनका खुद का निर्णय, खुद का निर्णय है। तो ये अगर चर्चा है लोगों के बीच में तो गलत चर्चा है, वो दिग्भ्रमित कर रही है चर्चा को। एक चीज़ पे हम काफ़ी आपके माध्यम से सुनते भी हैं और कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी देखा हमने, समाचार पत्रों के माध्यम से, चांठी डोबरा पुल का एक इशू आता है। जी जी। और कानूनी लड़ाई जो उसकी हुई थी उसमें भी आपका क्या रोल था उसमें? देखिए दिवाकर जी, टिहरी बांध के विस्थापन और पुनर्वास की लड़ाई को हमने बहुत शिद्दत से लड़ा। ये सही बात है कि जब 2002 में किशोर उपाध्याय जी टिहरी आए और वो चुनाव लड़े, तो उस समय टिहरी बांध की समस्याओं का एक अंबार था। जब हम कहीं जाते थे तो हमारे पास कागज़ों के अंबार लग जाते थे, शिकायतों के, हर गांव में। हम लोग बैठे कि क्या होगा इस पर आगे, क्योंकि जो सुरंग थी T2, टनल T2 शट डाउन होनी थी, और फिर भागीरथी और भिलंगना को बंधना था, और फिर डैम, झील का निर्माण होना था। हमने उससे पहले सोचा कि हम
एक महापंचायत का आयोजन करेंगे। वो आइडिया हम सब ने साथियों ने बैठ के तय किया। उसमें स्वयं विधायक जी थे, किशोर जी, मैं था, जोत सिंह बिष्ट जी थे, दर्शनी रावत जी थी, हमारे पत्रकार साथी महिपाल नेगी जी थे, और भी साथी थे जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के उन दिनों अध्यक्ष थे, नरेंद्र जी थे, सूरज जी थे। हम सब साथियों ने बैठ के तय किया। फिर ये तय हुआ कि हम जो प्रभावित गांव हैं, 125 गांव हैं, उनमें जाएंगे, उनमें महापंचायतें करेंगे और महापंचायतों के माध्यम से लोगों की जो ग्रीवांसेज हैं उनको कलेक्ट करेंगे। हमने वो काम गांव गांव में जाकर किया, कैंप लगाए, महापंचायतें की, वो सब ग्रीवांसेज लिए। हमने उस तत्कालीन जो ग्राम प्रधान थे उनसे एक अथॉरिटी लेटर भी लिया, वकालतनामा टाइप से, वो भी लिया। इवन की जो प्रमुख संस्थाएं थी, चाहे बार एसोसिएशन थी, औरों से भी वो हमने एक अधिकार पत्र लिया। उन सबको कलेक्ट करके हम पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के पास भी गए, कुछ समस्याओं का हल हुआ। हरीश रावत जी तब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनसे भी बातचीत हुई। लेकिन कई चीज़ें हमें ये लगा कि ये सरकार से ऊपर की बातें हैं, इनको होना चाहिए। तो हमने एक जिलाधिकारी थे संजय कुमार, उनसे बहस हो गई जब वो टिहरी बांध विस्थापितों के संदर्भ में अनाप शनाप बयानी करने लगे। तो हमने उठाया और एक पीआईएल के माध्यम से हम ऑनरेबल हाई कोर्ट चले गए। वो पीआईएल शांति प्रसाद भट्ट, मेरे नाम से वो पीआईएल है, शांति प्रसाद भट्ट एंड अनदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, आप कोई भी उसको पोर्टल उस पर देख सकते हैं, हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। वो मुकदमा वहाँ पर चला। हमने, क्योंकि सुरंग बंद होने वाली थी यहाँ, हमने कोर्ट से कहा कि इस टनल को फिलहाल बंद मत कर दीजिए, जबकि आवागमन के साधन नहीं है। घोंटी पुल नहीं बना था, ये चिन्याली सौड़ पुल नहीं बना था, डोबरा चांठी पुल नहीं बना था। हमने कहा कहाँ लोगों के आवागमन के साधन होंगे, क्या रास्ते होंगे, क्या संसाधन होंगे, सड़कें, इन सब पे हमने बात की। उस पीआईएल में हमारी सब बातें हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि छुट्टी के 2 दिन थे और कोर्ट टिहरी में आ गई और पता नहीं क्या हुआ। अगले दिन शनिवार था और हमारा स्टे वैकेट हो गया। हमको बताया कि ये स्टे वैकेट हो गया, यहाँ सरकार की पूरी तैयारी थी, सुरंग को शट डाउन कर दिया गया। यहाँ हम लोग फिर गए और जैसे हमने उसका विरोध किया, हमको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्टिंग के बाद हमको एक निर्जन जंगल में छोड़ दिया। रात हम किसी तरह अगली सुबह को घर लौटे। तब तक यहाँ शट डाउन हो चुका था, पानी भरना शुरू हो गया था, कितनी मछलियाँ, हम लोगों ने सब वो विवश दृश्य देखा है। वो लड़ाई जारी रही। हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में वही किशोर उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर के नाम से वो मुकदमा है। उससे पहले वहाँ एक एनडी जयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हम इसको क्लब कर देते हैं, तो कोर्ट ने हमको एनडी जयाल के साथ क्लब कर दिया। और क्योंकि 2003 में एक लैंडमार्क ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी गाइडलाइन दी थी, फ्लोरा फोना से लेके डैम कैसे बनेगा, विस्थापन का काम कैसे होगा, सारी चीज़ों का एक दिशा निर्देश 2003 के एक लैंडमार्क ऑर्डर में था। उसी ऑर्डर के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने हमको सुनना शुरू किया और सुनवाई होती रही। वो सुनवाई 2014 तक चली और 2014 तक 51 आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किए। उन 51 आदेशों में घोंटी का पुल भी है, चिनाली सौड़ का पुल भी है, डोबरा चांटी का पुल भी है, कोशारताल पंपिंग योजना भी है, सारजुला पंपिंग योजना भी है, जो सराउंडिंग की सड़कें वो भी है, बहुत सारे काम हैं। इवन की जो ग्रामीण बाजार थे, चाहे वो बड़कोट था, सिराई था, उन सब के विस्थापन और प्रक्रिया पर वो सारी डिटेल से बात है। कोर्ट के ऑर्डर से उनके पैसे भी रिलीज हुए, करोड़ों रुपए रिलीज हुए, जो प्रतिकर का पैसा था। बहुत सारे काम उस रिज्म में हुए हैं और मुझे खुशी है, उस समय कांग्रेस की सरकारें थी, एनडी तिवारी जी थे, उन्होंने बहुत उदारतापूर्वक चिट्ठियाँ भी लिखी, वो केंद्र की सरकार को भी लिखी। और मुझे खुशी है जब हरीश रावत जी उस दौरे पर आए प्रतापनगर के, वो हमारे साथियों ने उनको घेर लिया, उन्होंने वहीं से तिवारी जी को फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा मामला है, इसको करिए। फूल सिंह बिष्ट जी उस समय विधायक थे, हमारे वहाँ के साथी मुरारी लाल खंडवाल जी, वीरेंद्र रावत जी और हमारे सारे साथी वहाँ पर थे। उन सब साथियों ने कहा है और वो काम हुआ है। डोबरा चांठी पुल आपके सामने, एक तरफ हम कोर्ट से लड़ रहे थे, हमारे साथी सड़क पर लड़ रहे थे, हमारी सरकार में मजबूत पैरवी हो रही थी, तब जाके वो सब काम हुए। घोंटी का पुल हुआ, चिनाली सौड़ का हुआ, डोबरा चांठी का हुआ, हमारी रोपवेज बने, बहुत सारे काम हुए। आप देख लीजिए जितने सराउंडिंग के डिग्री कॉलेज हैं, चाहे वो नेखरी महाविद्यालय है या वो प्रताप नगर वाला है या और भी जितने हैं, वो सारे उसी समय तो हुए हैं। उसके बाद आप देख रहे कहाँ कुछ हुआ है। नहीं, कुछ लोगों का उसमें ये भी कहना होता है सर ना, कि जब 2005 में अंतिम टनल बंद हुई थी तो उस समय राज्य में और केंद्र में आपकी सरकार थी और बोला उस समय पूरी तरीके से यदि सॉर्ट आउट हो गया होता तो ये मामला इतना लंबा, और कुछ चीज़ें जो आज भी चल रही है, आप चाहे नई टिहरी शहर में बिजली पानी का मामला ले लीजिए या अन्य मामले ले लीजिए, ये सारी चीज़ें, ये सारी शर्तें उस समय तय हो जाए जो सरकार के स्तर की थी
जिनको सरकारें कर सकती थी। देखिए, मैं दोषी इस बात को इस एंगल से लेता हूं कि 29 अक्टूबर 2005 को अंतिम सुरंग बिल्कुल बंद हुई, ठीक है। अगर हम लोग न्यायालय में नहीं गए होते तो इतने सारे काम भी नहीं होते। लेकिन उस समय जो टिहरी शहर है उसको हैंड ओवर किसने लिया? किसी नगर पालिका अध्यक्ष ने हैंड ओवर लिया ना। उस समय के नगर पालिका अध्यक्ष कौन थे? अगर कोई काम रह गए थे तो उनको हैंडिंग ओवर की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। टीएसडीसी तो एक संस्था थी। पुनर्वास का काम के लिए एक व्यवस्था, एक नियम बना हुआ है। गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्ष, पुनर्वास नीति में लिखी है ये बात कि गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक पुनर्वास निदेशक होगा, जो डीएम होगा, वो पुनर्वास का काम देखेगा। उसके लिए फंडिंग टीएसडीसी देगी, टीएसडीसी पैसा देगी। ये सीधा सा काम था। अब टीएसडीसी जब पैसा दे रही थी तो आप काम करवाते ना, आपने क्यों हैंडओवर ले लिया? अगर कोई चीज रह गई थी तो क्यों हैंडओवर ले लिया? तो इसलिए उसमें सरकार को दोष देना, उस समय के जो जनप्रतिनिधि थे उनका दोष है, मैं ये मानता हूं। प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व 2027 के चुनाव में यह तय करता है कि शांति प्रसाद भट्ट जी को टिहरी विधानसभा से चुनाव देखिए दिवाकर जी, ये आपका, ये आपका विशेष है, मैं इसको विनम्रता पूर्वक लेता हूं। और मेरी पार्टी किस पर भरोसा करेगी ये मैं नहीं कह सकता हूँ। हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करती है, मैंने पहले भी कहा है। हाँ, मेरी लीडरशिप का या मेरे केंद्रीय नेतृत्व का, मेरे राज्य नेतृत्व का कोई निर्देश होता है तो उसका हम पालन करेंगे, हम कार्यकर्ता के रूप में पालन करेंगे। और ये सब बातें बैठ के होगी। मैं अभी से कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि कांग्रेस में आपको पता है कि हर चीज़ मंथन के साथ होती है, विचार विमर्श के साथ होती है। जल्दबाजी में यहाँ कोई काम नहीं होता है। और बाकायदा उस पर एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठती है, हमारी स्टेट की लीडरशिप बैठती है, सेंटर की लीडरशिप बैठती है, फिर वो विचार करते हैं। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे 37-38 साल की सेवाएं इस पार्टी में हो गई है और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। संगठन में सेवा करने का अवसर दिया है, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष से लेके तमाम जहाँ जहाँ पार्टी को लगता है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी मुझे देती है, देश भर में देती है। मुझे कहीं प्रभारी बनाती है, कहीं और भी जिम्मेदारी देती है। लेकिन जब जब पार्टी ने मुझे कोई काम दिया मैंने उसको निष्ठापूर्वक पूरा किया। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। और आप सबके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ कि इसमें अच्छे एपिसोड आते हैं। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।